गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th सेकेंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो कुछ कमियां रहेंगी उसी कमियों को दूर करने ने बोर्स ने एटॉमिक मॉडल दिया और इनके दिए गए रदरफोर्ड के दिए गए नियम को संशोधित करके इन्होंने अपना एक नया नियम प्रस्तुत किया जिसे क्या कहा गया, बोर्स एटॉमिक मॉडल। और कुछ नए पोस्टुलेट्स इन्होंने दिए जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके नियम में संशोधन करके इन्होंने दिया, कुछ चेंजिंग करके इन्होंने दिया। कब दिया इन्होंने? नील्स बोर ने 1913 में 1913 ईस्वी में एटॉमिक मॉडल को प्रस्तुत किया। तो आइए हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि इनके पोस्टुलेट्स क्या हैं। क्या बोर्स एटॉमिक मॉडल कब दिया इन्होंने? 1913 में। कब दिया? 1913। किसके द्वारा दिया गया? नील्स बोर द्वारा। किसके द्वारा? नील्स बोर्स द्वारा ये रिप्रेजेंट किया गया। क्या इन्होंने संशोधन किया? जो रदरफोर्ड मॉडल में कमियां रह गई तो इन्होंने मैक्स प्लैंक यानी क्वांटम थ्योरी के हेल्प से अपना नया नियम प्रस्तुत किया, एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड मॉडल का, जो टोटली किस पर बेस्ड है? इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के फॉर्म में हम इसे पढ़ेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बट इन्होंने इसके लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए। क्या पोस्टुलेट्स हैं आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल हम लोग हेड में क्या डालेंगे? पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है? फर्स्ट इन्होंने क्या बताया, रदरफोर्ड ने क्या बताया कि रदरफोर्ड ने बताया कि किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, ये एक पाथ पर घूमते रहते हैं। बट इन्होंने क्या बताया, इन एन एटम्स इलेक्ट्रॉन revolves around in positively charged nucleus, positively charged nucleus in a fixed path called orbit। क्या कहते हैं उसको? called orbits or cell। These cell are represented by KLMN
रेस्पेक्टिवली ओके। तो ये इनका फर्स्ट पास्टुलेट्स था। सपोज दैट ये क्या है भाई, ये एक एटम्स ये यहाँ पर ये एक एटम्स है, जिसके सेंटर में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, मीन्स जिसे क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन कहाँ पर घूमेंगे, फिक्स्ड पाथ पर, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर घूमते हैं, एक निश्चित पथ पर घूमते हैं, एक निश्चित पाथ पर घूमते हैं, सर्टेन पाथ पर घूमते हैं, ओके। और उस पाथ को क्या कहा गया, सेल या ऑर्बिट। सपोज दैट ये क्या है, न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस पर एक पाथ मिल गया, इसको क्या कहा गया, के, सेकंड को क्या, एल, फिर थर्ड को एम और एन, यानी ये के एल एम एन पाथ पर ये घूमते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, ठीक है। ये क्या है, ये ऑर्बिट्स, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ओके। लेकिन कहाँ है, परमिटेड इन सर्कुलर इलेक्ट्रॉन्स, परमिटेड इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये यहाँ पर दिखाया गया कि फिक्स्ड पाथ है, तो ये पहला इनका रूल था। यही देखिए रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल में मेन डिफरेंस यही है कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था, कि रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, अब हमारे चारों ओर कहीं भी, हम क्या है, न्यूक्लियस, हमारे चारों ओर कहीं भी इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन बोर ने क्या बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन हमारे चारों ओर रहेगा, लेकिन एक निश्चित पाथ पर। जैसे क्या है कि एक यहाँ पर है, तो दूसरा क्या है, एक इससे निश्चित दूरी पर, फिर तीसरा और एक निश्चित दूरी पर, और फिर उसी पाथ पर वो उतनी दूर में, न्यूक्लियस के चारों ओर वो उतनी दूरी बनाते हुए घूमेंगे। तो क्या है, फिक्स्ड पाथ हुआ, सर्टेन पाथ हुआ, क्या सर्टेन पाथ, फिक्स्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन पाथ पर घूमेंगे। ये इनका फर्स्ट पास्टुलेट था। सेकंड क्या था, इन दीज स्पेसिफिक ऑर्बिट्स an electron does not radiates energy, therefore in each of these orbits the energy of an electron remains, क्या होंगे, remains the same, these orbits are called stationary energy level cell
or only energy cell or only energy level cell, चल ठीक, और ओनली एनर्जी लेवल सेल। ओके, तो क्या बताए कि जिस ऑर्बिटल में क्या करें, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, जिस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, मीन्स इमिट नहीं करते हैं, ना तो वो एनर्जी का वो लॉस नहीं करते, तो आप यूँ कह सकते हैं कि एक सर्टेन एनर्जी के साथ, निश्चित एनर्जी के साथ भी वो उसी निश्चित पथ पर वो घूम रहे हैं, निश्चित पथ पर घूम रहे हैं। ओके, अब यहाँ जैसे अब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट के सेल है, अब के सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स वही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे जिसकी एनर्जी के सेल के बराबर होगी। ओके, फिर एल में जाएगा, एल की एनर्जी इतनी होगी, उस एनर्जी को जो फॉलो करेंगे वो एल में रहेंगे, फिर एम ऑर्बिट में जाएंगे, फिर एन ऑर्बिट में जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी लॉस नहीं होती, तो हमेशा उसी पथ पर वो बने रहते हैं। नहीं तो ऐसा होता ना कि क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, भाई रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हुआ, क्योंकि जब न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ क्यों गिरेगा, न्यूक्लियस में, और क्या होगा, दोनों कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस नहीं होती है, तो वो उसी पथ पर या उसी पाथ पर हमेशा क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ओके, ये इनका सेकेंड पोस्टुलेट्स था। ठीक है कि अच्छा, यहाँ पर एक आया स्टेशनरी एनर्जी। स्टेशनरी मीन्स क्या है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, स्टेबल स्टेट में कह सकते हैं हम, क्या होते हैं कि ये हमेशा स्टेबल स्टेट में बने रहते हैं। ठीक है, या सर्टन स्टेट में बने रहते हैं कि इनकी एनर्जी लॉस नहीं होती है। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या था भाई, क्या है थर्ड पोस्टुलेट्स, द एनर्जी लेवल लेवल और इसी को इन्होंने थोड़ा अलग करके कर दिया, रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर अब इंटीजर क्या, यानी इक्वल 1 2 3 एंड सो ऑन, नोन एज इंटीजर, known as quantum number, known as quantum number। यानी जो यहाँ पर एनर्जी लेवल बताया गया कि ये एनर्जी लेवल है जो फर्स्ट सेल में सेकंड सेल में जो इनका पाथ था, ठीक है, उसी पाथ को इन्होंने क्या किया कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन का वो सेल क्या कहलाएगा, उसका एनर्जी लेवल कहलाएगा। ठीक है, और उसी एनर्जी लेवल को क्या इन्होंने एक इंटीजर वैल्यू देकर के रिप्रेजेंट किया, और उसे क्या कहा गया, उसे क्वांटम नंबर कहा गया। सपोज दैट n इक्वल क्या है, दैट इज n इक्वल 1, तो n इक्वल 1 के लिए इन्होंने क्या दिया, क्या दे दिया, मीन्स क्या है, ये फर्स्ट सेल के लिए हो गया, क्या ये, दैट इज फर्स्ट सेल। n इक्वल क्या है 2, तो KL, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड सेल। n इक्वल थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, KLM हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये थर्ड सेल हो जाएगा। एंड n इक्वल फोर्थ, तो n एंड क्या हो जाएगा, फोर्थ सेल हो जाएगा। सो द n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सेल, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सेल ऑफ एनर्जी, सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर KLM क्या है, यानी ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड और ये फोर्थ सेल है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पोस्टुलेट्स था। क्या था ये, थर्ड पोस्टुलेट्स। 4 पोस्टुलेट्स है,
अब इसमें क्या बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित पाथ पर फिक्स एनर्जी या फिक्स पाथ पर निश्चित एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज भी होती है या इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज भी होता है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड पाथ से दूसरे पाथ पर, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, या सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में, या थर्ड से फोर्थ ऑर्बिट में, या फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट में भी आ सकता है। लेकिन क्या होगा, इसके लिए कुछ उसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। अब चेंजिंग क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन सपोज दैट फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो ये कहा गया कि जो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है और वो स्टेबल फॉर्म में होता है। तो मीन्स क्या, जो फर्स्ट पाथ में है या फर्स्ट ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी कम है। यदि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हायर होगी, और जब हायर होगी तो क्या होगा, वो अपने से नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियस के नज़दीक जिसकी एनर्जी है उस पाथ की या उस ऑर्बिट की एनर्जी कम है, तो दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो अब कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करे, फिर वो किस ऑर्बिटल के बराबर उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो जिस ऑर्बिटल के बराबर उसकी एनर्जी होगी वो फर्स्ट ऑर्बिट से वो फिर उस ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करी। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर अगर वो एनर्जी इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इमिट करता है, यानी इमिट करेगा तो हायर एनर्जी लेवल से क्या करेगा, लोएस्ट एनर्जी लेवल में आएगा। ठीक है, यानी जो लास्ट सेल होगा या जो लास्ट न्यूक्लियस से जो दूर सेल होगा उस सेल से या न्यूक्लियस से जो दूर ऑर्बिट होगा उस ऑर्बिट से न्यूक्लियस के नज़दीक वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा। कब, जब एनर्जी इमिट करेगा। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो न्यूक्लियस के नज़दीक वाले ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, न्यूक्लियस से दूर वाले ऑर्बिट में जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस से जैसे दूरी ऑर्बिटल की बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, डेल्टा ई से रिप्रेजेंट, यानी चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से दैट चेंज इन एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स। ठीक, तो आइए लिखते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स in an atom move from a lower energy level to higher energy level by absorbing energy and from higher energy level to lower energy level यहाँ पर क्या था, बाई एब्जॉर्बिंग, तो यहाँ पर क्या, लेवल बाई इमिटिंग एनर्जी, ठीक है। अब अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है तो भाई सिंपल सी बात है कि उसके एनर्जी लेवल में डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल यानी डेल्टा ई इक्वल क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 या E हाई माइनस E लो।
ओके, चलिए मान लेते हैं ये क्या है, ये एक न्यूक्लियस है, क्या है ये न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर ऑर्बिट बने हुए हैं, क्या है ये ऑर्बिट बना हुआ है, ये है हमारा एक एटम्स है, क्या ये क्या है, ये एक एटम्स है। अब ये क्या है, ये एटम्स है भाई, और एटम के चारों ओर ये क्या है, ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है और ये एन सेल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ठीक है यहाँ पर है, मान लीजिए। अब ये देखिए कि अब ये आपका फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये एनर्जी, ये क्या दिया गया, ये न्यूक्लियस है, तो ये आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के जो सबसे नज़दीक ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है और उसका इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल फॉर्म में होता है। जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, हायर होती है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे कि जो सबसे नज़दीक होता है उसकी एनर्जी नेगेटिव में होती है, नेगेटिव मीन्स क्या, काफ़ी कम होता है, तो वो क्या स्टेबल फॉर्म में होगा और सब अपने आप में स्टेबल रहना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसको इस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी क्या किया जाए, एनर्जी दिया जाए, मान लीजिए क्या है, इसको ये क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटॉन एब्जॉर्ब, फोटॉन एब्जॉर्ब, या आप कह सकते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब। तो अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन फोटॉन एब्जॉर्ब, फोटॉन क्या लाइट एब्जॉर्ब कर, ठीक है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी ना, एनर्जी इसकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और जब इसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी तो भाई इस ऑर्बिटल की एनर्जी तो फिक्स है ना, ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, फिक्स है, वो तो चेंज होगा नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हायर होती है तो क्या हुआ था, अपने से हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में प्रमोट कर जाएगा या जंप कर जाएगा, सपोज दैट यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में हुआ। तो अब इसके एनर्जी में डिफरेंस हुआ, ये क्या, ये अब हम इसको E1 मानेंगे या लो एनर्जी, और ये क्या, ये हायर एनर्जी, तो चेंज एनर्जी क्या होगा, E हाई माइनस E लो, ओके। ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। अच्छा, अब वो क्या है भाई, हायर एनर्जी लेवल में हो गया, तो अब क्या करें, फिर बाद में तो आएगा ना, तो क्या करता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट है, के एल एम एन, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन ने फोटॉन एब्जॉर्ब किया था तो जंप करके कहाँ गया था भाई, यहाँ तो आया था। अब यही इलेक्ट्रॉन अगर क्या करेगा, एनर्जी क्या करे, इमिट करे, फोटॉन इमिटेड। अच्छा, फोटॉन जब इमिट करेगा तो एनर्जी उसकी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज करेगी, एनर्जी डिक्रीज। और जब एनर्जी डिक्रीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फर्दर कहाँ आ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। यानी क्या होगा, ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट्स,
तो इसमें भी क्या होगा भाई, वही तो डिफरेंस आएगा, डेल्टा ई क्या, ई हाई माइनस ई लो। तो इस तरह से ये बताया गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो ई डेल्टा ई इक्वल ई हाई माइनस ई लो, ऑलवेज किसके होगा, डेल्टा ई इक्वल एच न्यू, कितना इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया या कितना इमिट किया, उसके इक्वल हमेशा होगा फोटॉन्स ऑफ लाइट, ठीक है। जहाँ एच क्या है, एक प्लॉन्क्स कांस्टेंट, एंड न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ओके। इमिटेड और एब्जॉर्ब एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, किस कौन, न्यू रिप्रेजेंट करता है। तो ये फोर्थ पोस्टुलेट था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और इमिट करेगा तो क्या करेगा, हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स में या इलेक्ट्रॉन्स के ऑल प्रॉपर्टीज़ को, एनर्जी को बताता है, रेडियस को बताता है, वेलोसिटी को बताता है, सभी को आप इस पोस्टुलेट से आप ज्ञात कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या बताया इन्होंने, द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, the angular momentum of an electron moving around the angular momentum of an electron moving around the nucleus, moving around the nucleus, around the nucleus is quantized, angular, the angular momentum MBR of an electron orbiting around the nucleus, is an integral multiple of Planck's constant divided by 2 pi, that is MBR equal NH upon 2 pi, MBR equal NH upon 2 pi, where M क्या है भाई, M के मास, M क्या है, मास, V क्या है, वेलोसिटी, R क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स, ठीक है। H क्या है, प्लॉन्क्स कांस्टेंट, N क्या है, नंबर ऑफ सेल को बता रहा है, जहाँ N इक्वल क्या हो सकता है, N इक्वल हो सकता है
1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ सेल नंबर और सेल नंबर। ओके, अब यहाँ पर क्या है, एन क्या है 1 2 3। तो अगर हम देखें यहाँ पर मीन्स एन की वैल्यू अगर हम चेंज करें तो एम बी आर की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, दस द एंगुलर मोमेंटम एम बी आर फॉर n इक्वल 1 इक्वल क्या हो जाएगा भाई, अब n की जगह पर जब हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे तो h अपान 2 पाई, n इक्वल 2 के लिए क्या हो जाएगा 2h अपान 2 पाई, n इक्वल 3 के लिए 3h अपान 2 पाई एंड सो ऑन। हम इस तरह से एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आ रही कि ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, दिमाग में आप लोगों के चल रहा होगा कि ये एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह से आया मोमेंटम। तो अभी क्या बताया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर यानी ये एटम्स में क्या है, एटम्स ये न्यूक्लियस है। अच्छा, अब न्यूक्लियस के चारों क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब सपोज दैट यहाँ इलेक्ट्रॉन है और रेडियस का क्या है आर है, और किससे v वेग से, v वेलोसिटी से ये घूम रहा है और मास कितना है m। जब न्यूक्लियस के चारों ओर कोई m मास का इलेक्ट्रॉन्स r डिस्टेंस पर, r रेडियस पर v वेलोसिटी के साथ घूमता है तो उसके बीच क्या बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब 90 डिग्री का एंगल हो तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इक्वल क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल एम बी आर क्या होता है, साइन थीटा होता है। और अगर साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है तो एम बी आर इंटू साइन थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, यानी साइन 90 का मान साइन 90 डिग्री और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होगा। तो एम बी आर इंटू 1 मीन्स एम बी आर। तो ये हमारा क्या एंगुलर मोमेंटम इक्वल एम बी आर जो आया है ये कहाँ पर है कि जब कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर एम मास के साथ आर रेडियस पर वी वेलोसिटी के साथ घूमता है तो उसके भी वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखते हैं तो यहाँ पर क्या एम बी आर वैल्यू हमें एंगुलर मोमेंटम की प्राप्त होती है, जिसे हम इस तरह से एंगुलर मोमेंटम को एम बी आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया एम बी आर हो गया। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। तो ये थे 5 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, शायद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बताया कि फर्स्ट पोस्टुलेट में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स पाथ पर घूमता है और उसी फिक्स पाथ को क्या कहा गया, ऑर्बिट कहा गया। फिक्स्ड पाथ को क्या कहा गया, ऑर्बिट कहा गया। सेकंड क्या कहा है इन्होंने, सेकंड पोस्टुलेट से कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूम रहा है, वो फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है, मीन्स स्टेशनरी एनर्जी लेवल में रहता है हमेशा। एनर्जी ना तो वो लॉस करता है और ना गेन करता है, इसलिए वो सर्टेन पाथ पर, फिक्स्ड पाथ पर फिक्स्ड एनर्जी के साथ घूमता रहता है, न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। थर्ड क्या बताया गया, थर्ड ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो लोअर से हायर एनर्जी में जाएगा और अगर इमिट करता है तो हायर से लोअर एनर्जी में आता है। जिस फोर्थ क्या बता रहा है यहाँ पर, फोर्थ
फोर्थ पास्टुलेट क्या बताया कि जो एनर्जी डिफरेंस मिलती है जो आर्बिट्स जो मिलते हैं उस आर्बिट्स को इन्होंने क्या किया, एनर्जी लेवल में जो चेंजिंग आती है और एनर्जी लेवल में चेंजिंग के साथ जब वो एक आर्बिट से दूसरे आर्बिट में जाता है तो उसी को उन्होंने क्या कहा, सेल कहा। उन्होंने क्या बताया, सेल कहा है। ठीक है, जो क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये सपोज दैट ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये एटम्स है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो यहाँ पर क्या दो फोर्स डेवलप होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच टू फोर्स डेवलप होते हैं और उसी फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा रेडियस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किससे, वही वी वेग से तो घूमेगा, क्या करेगा, वी वेग से घूमेगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो एक फोर्स लगता है वो फोर्स किसके, mv² अपान किसके, आर के बराबर लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या, अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, तो अब ये सपोज दैट ये न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें एविडेंटली ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स टू टाइप्स ऑफ फोर्स और इन्वॉल्व और डेवलप। टू टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं या क्रिएट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फर्स्ट क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से लगता है भाई, ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और इसके मूव करने के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस लिए लगता है, वो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन्स को इस न्यूक्लियस से दूर रखने के लिए लगता है। ओके, क्या करने के लिए, टेक्स टू इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है किसको, इस इलेक्ट्रॉन्स को इस न्यूक्लियस से दूर रखने के लिए। ठीक है, जो किसके बराबर होता है, क्या हो जाएगा, mv² अपान आर। हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द motion of an electron and tends to take the electrons away from its orbits और हम कह सकते हैं न्यूक्लियस बराबर कितना हो, क्या हो जाएगा, mv² अपान आर। हम यहाँ दिखा लें। ठीक है, ये जो लग रहा है। ठीक है, सेकंड दूसरा क्या लगता है,
दूसरा भाई यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो अब पॉजिटिवली चार्ज है यानी इस पर भी तो कोई आवेश होगा, क्या होगा, Ze प्लस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता होगा, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा, Ze², किसके, Ze² अपॉन R², Ze² अपॉन R², ओके। यहाँ इसको भी लिख लें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों यहाँ पर क्रिएट हो रहा है भाई, निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, तो टू डिफरेंट चार्जेस के बीच जो फोर्स डेवलप उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which exist between the revolving electron and nucleus, and जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उस इलेक्ट्रॉन और किसके, न्यूक्लियस के बीच, बिटवीन रिवॉल्विंग यानी घूम रहे हुए इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स लगता है, एंड tends to pull the electrons towards the nucleus, ओके। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने के लिए जो फोर्स लगाता है वो क्या कहलाता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब ये क्या किसके द्वारा, गिवन बाई, किसके द्वारा दिया गया है, गिवन बाई कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या है भैया, आप लोग जानते हैं कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ यही तो है, Q1 Q2 अपॉन R², यही तो है ना, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, Ze² अपॉन R²। अब ये इसके किस बराबर कैसे होता है, ये भी शायद आप लोग को जानना पड़ेगा कि यहाँ तो भाई आपने दिखा रहा है Q1 Q2 अपॉन R², तो ये Ze² अपॉन R² कैसे हो गया, कहाँ से आया, तो इसको ज़रा समझ लीजिए। देखिए अब इस कूलम्स लॉ क्या कर रहा है कि जब दो अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल्स Q1 और Q2 के बीच दोनों क्या होते हैं, R रेडियस पर होते हैं, तो इनके लिए इन्होंने फार्मूला क्या दिया, इसी को दिया Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो अब यहाँ सपोज दैट हम क्या ले लेते हैं, Q1 आवेश यानी क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है जो R रेडियस पर किसके, न्यूक्लियस, किसके, न्यूक्लियस से R रेडियस पर है, और क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो न्यूक्लियस पर क्या होता है, न्यूक्लियस Ze तो है भाई, पॉजिटिवली चार्ज यही तो है ना, न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज Q1 और Q2। तो अब जब Q1 और Q2 के लिए फार्मूला उन्होंने क्या दिया, Q1 Q2 अपॉन R², तो E क्या हो जाएगा, E माइनस E इंटू Ze अपॉन R², तो E क्या हो जाएगा
भाई जेड स्क्वायर हो जाएगा ना अपॉन आर स्क्वायर। ये यहाँ पर आया, जो किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा लगाया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने के लिए। अब बात ये रही कि इलेक्ट्रॉन्स गिरता क्यों नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं गिरता है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से दूर लगने के लिए कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, वो इक्वल होता है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, सो दीज टू फोर्स आर क्या होते हैं, वैलेंस, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब इक्वल होंगे तो भाई जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर होगा। ठीक है, और अब हम इससे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या है भाई, आर कैंसिल कर दो इसको आर, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, जेड स्क्वायर अपॉन एम आर, ये है ना, जेड स्क्वायर अपॉन एम आर। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फिर ये हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ठीक है, ये ध्यान रहे कि बोर्स मॉडल किसके, बोर्स का मॉडल हाइड्रोजन जैसे एटम्स, हाइड्रोजन आयन जैसे पार्टिकल्स के लिए ही वैलिड है। तो अब हाइड्रोजन आयन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड इक्वल, अगर एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है हाइड्रोजन का, तो जेड इक्वल 1, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ई, बी स्क्वायर इक्वल ई स्क्वायर अपॉन एम, और हमें हाइड्रोजन के लिए मिलेगा। ओके, ठीक है। अब क्या करें, फ्रॉम द एबव प्रिंसिपल, अब क्या प्रिंसिपल, क्वांटाइज प्रिंसिपल, जो एम बी आर यानी एंगुलर मोमेंटम, एम बी आर इक्वल क्या मिला है, एम बी आर इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई। फ्रॉम द एबव प्रिंसिपल, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करता है, तो उसके लिए एम बी इक्वल एन एच, एम बी आर इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई की वैल्यू मिलती है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम above postulates we have, क्या हमारे पास है भाई, एम बी आर इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई, यही तो मिला एन एच अपॉन 2 पाई। तो अब इससे हमारे पास v की वैल्यू मिली है, तो हम यहाँ पर देखें अगर v इक्वल करें तो क्या मिलेगा, v इक्वल क्या मिलेगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर मिलेगा। अब ये स्क्वायर, तुम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर दें इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लें। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो इस वैल्यू को हम यहाँ लेकर चलेंगे कि v इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक है, अब चूंकि v स्क्वायर यहाँ पर हमको मिला है, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इक्वेशन हमको क्या मिल गया, इक्वेशन थर्ड मिल गया भाई, क्या मिला, इक्वेशन थर्ड। ओके, अब क्या करना है, तो वैल्यू रख दें हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। और जब वैल्यू हम रखेंगे तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ क्या मिला है, वी स्क्वायर इक्वल जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। देखें कुछ कैंसिल होगा,
कुछ कटेगा? जी हाँ, आर कटेगा, और क्या कटेगा? एम स्क्वायर कटेगा। तो मिलेगा क्या हमको? क्या मिलेगा? जेड ई स्क्वायर इक्वल क्या मिला? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान क्या मिलेगा? 4 पाई स्क्वायर एम आर। ये तो मिला, ठीक है। अच्छा, अब जेड ई स्क्वायर, ये तो आपका क्या दिखा रहा है? जेड ई स्क्वायर अपान आर। ये किससे मिला था हमें? कहाँ से मिला था? सेंटीपिटल फोर्स से मिला था, ठीक है। अब इसके यहाँ हम इसी को अगर आर इक्वल कर ले, रेडियस इसे हमारा निकल जाएगा आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये किसके लिए? nth ऑर्बिटल के लिए। यहाँ ये किसी भी ऑर्बिटल के लिए हम रखेंगे। अब अगर n की वैल्यू जैसे रखते जाएंगे वैसे वैसे, अब n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये r nth लेवल हो जाएगा, यहाँ n इक्वल 1 हो जाएगा, बाकी वैल्यू आपका z की वैल्यू भी चेंज करेंगे। अब z की वैल्यू खाली हम चेंज करेंगे किसके लिए? नंबर ऑफ किसके? एटॉमिक नंबर के लिए। अगर ऑर्बिटल एटम्स की एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो वहाँ z की वैल्यू भी हम चेंज करेंगे। ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 4th। क्या हो गया? इक्वेशन 4th हो गया। अच्छा, यही अगर हाइड्रोजन के लिए रखा जाए तो क्या मिल जाएगा? फॉर हाइड्रोजन तो यहाँ जेड इक्वल 1 हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। ये किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन के लिए मिलेगा। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए मिलेगा, जहाँ आर क्या है? रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट्स या nth सेल, nवें सेल का क्या है? रेडियस है, ठीक है। अब एन इक्वल अगर 1 रखेंगे तो यहाँ भी एच स्क्वायर हो जाएगा, एन अगर एन इक्वल 2 हो जाएगा, नहीं दूसरे के लिए तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 के लिए क्या? 3 3 जा 9 एच स्क्वायर, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्बिटल की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे एन की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब अगर हम इन सब की वैल्यू रख दें, किसकी? सबकी वैल्यू फिक्स है, किसकी? भाई पाई की वैल्यू फिक्स है, एम की वैल्यू फिक्स है, ई की वैल्यू फिक्स है, एच की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो अगर हम सबकी वैल्यू रख दें तो क्या करें? पुटिंग क्या करें? द वैल्यू ऑफ एम ई एंड एच, ई एम एंड एच की वैल्यू अगर हम रख दें, ई पाई एम ई एंड एच की वैल्यू क्या करें? हम पुट कर दें तो क्या मिलेगा? आर nth ऑर्बिटल के ले लेते हैं मान लीजिए, तो आर एन इक्वल क्या हो जाएगा? एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 6.625 इंटू 10 टू द पावर 27 माइनस 27 होल स्क्वायर अर्ग सेकंड होता है अपान 4 इंटू 3 14 इंटू एम की वैल्यू क्या मिलेगी भाई? एम की वैल्यू 9.109 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -28 इंटू आवेश इसकी वैल्यू ई की वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 4.8 इंटू
10⁻10 किस में लिया भाई, आर सेकंड थे यहाँ पर 4.8 इंटू 10⁻10 स्क्वायर, एम स्क्वायर तो है नहीं, जी हाँ स्क्वायर। अब बचा क्या इसमें, एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपान जेड, ये अपना फिक्स रखेंगे। ये जैसे से वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे से वैल्यू इसकी चेंज होती जाएगी। और जब इन सब को कैलकुलेट किया गया तो आर एन इक्वल कैलकुलेट करने पर 0.529 इंटू 10⁻⁻, ही तो है -8 cm, और आर एन इक्वल क्या मिल जाएगा, आर एन इक्वल 0.529 एंगस्ट्रॉम। अच्छा यहाँ पर देखें ये एन स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर, ये आपका इंटू करके फिक्स रहेगा। यहाँ पर भी क्या है, एन स्क्वायर अपान जेड, ये वैल्यू हमारा क्या रहेगा फिक्स। जैसे जैसे ये वैल्यू क्या होगी चेंज, एन की वैल्यू चेंज होगी तो एन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, जेड की वैल्यू चेंज होगी तो जेड की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। और इसी को हम सरल फॉर्म में क्या, आर एन इक्वल 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा फॉर हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, अब हाइड्रोजन के लिए एन इक्वल 1 और जेड इक्वल 1 भी होता है, तो फॉर हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एन तो R1, यानी R1 इक्वल 0.53 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो ये था रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक है। और nth ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा, nth ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, आर एन इक्वल 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर अपॉन जेड। आई होप समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है बेटा, प्रयास हमारा यहीं तक है कि आप लोग को बेहतर समझ में आए। हाँ इतना ध्यान रहे कि जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, यानी यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड के बच्चे जो हैं, उनके लिए न्यूमेरिकल फॉर्म में यहाँ पर रेडियस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है कि रेडियस की वैल्यू या रेडियस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। जो ये हम इसको बता रहे हैं ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, नीट, IIT या JEE मेंस में अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर IIT, JEE मेंस और किसके लिए, नीट के लिए, जो उसके बेसिस पर हम इसको दे रहे हैं, ठीक। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी मिलती है हम लोग को, थोड़ा हमको क्या उत्साह मिलता है। और जब उत्साह मिलेगा तो उत्साह से क्या होता है, हम और अच्छे से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे कि और अच्छा से हम आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें। थैंक यू।